नोटबंदी पर सदन में भले ही बहस नहीं हुई हो और संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नोटबंदी पर जमकर बोला और ऐसे ऐसे तथ्यों को खोला जिसे सुनकर कांग्रेस की काली सच्चाई 1947 के बाद से अब तक की सामने आ जाएगी। सुनिए ध्यान से मोदी की बीजेपी संसदीय दल में कांग्रेस की परतें खोलने वाली बातें। हमारे देश में संसद में हंगामा होना, संसद न चलना, ये पहले भी होता था। इस बार जरा ज्यादा हुआ, लेकिन एक मूलभूत फर्क है कि पहले संसद में बाधाएं इसलिए आती थी, रुकावटें इसलिए आती थी, हंगामे इस बात को लेकर के होते थे कि देश के सामने भयंकर घोटाले उजागर होते थे, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आते थे और विपक्ष ईमानदारी के मुद्दे पर एक होकर के लड़ाई लड़ता था। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि ट्रेजरी बेंच भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है और विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। कभी कभार नासमझी में या स्वार्थवश किसी ने बेईमानों का पक्ष भी लिया होगा तो चुपचाप रह करके लिया होगा, न बोल करके मदद की होगी। देश में ऐसा पतन राजनीतिक जीवन में आया है कि बेईमानों के पक्ष में खुलकर के बोलने की कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। आज 16 दिसंबर है। 1971 में भारत की वीर सेना ने, पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और बांग्लादेश के मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों को विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन तब भी विरोध पक्ष था, मजबूत विरोध पक्ष था, लेकिन तब किसी विरोधी पक्ष ने 1971 16 दिसंबर को देश की सरकार से कोई सबूत नहीं मांगा था कि सेना ने पराक्रम किया वो सही है या गलत है। किसी ने सबूत नहीं मांगा था। आज पतन इतना हो गया कि मौत को मुट्ठी में लेकर के चलने वाले फौजी को भी सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये जो गिरावट है सार्वजनिक जीवन की, ये चिंता का विषय है। मैं हैरान हूं कि मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य इस सरकार के टीकाकारों ने किया होता तो अच्छा होता। और इस बात को भी हमने नोट करना चाहिए कि कई लोग हैं जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में नहीं है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई में
वे खुलकर के हमारे साथ आए। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो खुलकर के हमारे सामने आए, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में जो भी साथ दे रहे हैं उनको साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है। 1000 और 500 की नोट के संबंध में किया गया निर्णय इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये लड़ाई का आखिरी मंजिल नहीं है। मध्यम वर्ग का शोषण अगर रोकना है, गरीबों को हक दिलाना है, तो भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना अनिवार्य है। और उसके लिए हिम्मतपूर्वक निर्णय करने पड़ेंगे। 26 मार्च 2014 जबकि देश लोकसभा के चुनाव लड़ रहा था, तब यूपीए की सरकार थी। 26 मार्च 2014 को देश की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सिंस 1947 for 65 years nobody thought of bringing the money stashed away in foreign banks to the country. The government has failed in its role for 65 years. This court feels that you have failed in your duty, and so it gave an order for the appointment for the committee headed by the former judges of this court. 3 years have passed, but you have not done anything to implement the order. What have you done? Except for filing one report, you have done nothing. ये पुरानी सरकार की सोच के संबंध में, उनके कारोबार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 26 मार्च 2014 की टिप्पणी कितनी गंभीर है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। 1971 में जबकि श्रीमती गांधी इस देश में राज करती थी, एक वांछू कमेटी बनी थी, जिस वांछू कमेटी का एक रिपोर्ट आया था और जिसमें नोटों पर पाबंदी लगाने के विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई थी। और उस कमेटी का रिपोर्ट कहता है, और यह 1971 की बात है, वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ द not too successful results of the demonetization in 1946. Yet, we are confident that these measures, if introduced now, would achieve substantial result because of altered circumstances. वांचू कमेटी का कहना था 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर 71 में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 1971 में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है ये हम कल्पना कर सकते हैं। और उस समय के जो कैबिनेट सेक्रेटरी एक सीनियर आईएएस अफसर थे, उन्होंने किताब लिखी है। उस किताब का एक वाक्य मैं कोट करना चाहता हूं। उस किताब में श्रीमान माधव गोडबोले की किताब है, अनफिनिश्ड इनिंग्स, रिकलेक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ अ सिविल सर्वेंट। वे बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी भी बने थे। और यशवंतराव चव्हाण जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वे उनके सचिव थे।
तब उन्होंने एक बड़ा मजेदार अपनी किताब में उल्लेख किया है। When Y.B. Chavan told her means Srimati Gandhi, when Y.B. Chavan told her about the proposal for demonetization and his view that it should be accepted and implemented forthwith, उन्होंने आगे वर्णन किया है कि इंदिरा जी ने चव्हाण के सामने देखा, कुछ पल देखा, और फिर इंदिरा जी ने कहा, सी आस्क्ड चव्हाण ओनली वन क्वेश्चन, चव्हाण जी, आर नो मोर इलेक्शंस टू बी फॉट बाय द कांग्रेस पार्टी? इंदिरा जी ने वाई बी चव्हाण को पूछा कि क्या भाई, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? चव्हाण गॉट द मैसेज एंड द रिकमेंडेशन वॉज स्लेव। बताइए साहब, दल बड़ा कि देश बड़ा? ये 1971 में सारे रिपोर्ट थे उनके। ये वित्त मंत्री कह रहे थे कि करने की आवश्यकता है, देश के लिए जरूरी है। और उस समय के सीनियर सिविल सर्वेंट ने लिखा है कि वाई.बी. चव्हाण को जब ये पूछा गया, सारी बात रुक गई। जो काम 1971 में किया होता तो आज ये देश की बर्बादी नहीं होती। इस प्रकार से देश को चलाया गया है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता किया, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ममता जी की राजनीति के खिलाफ इनकी लड़ाई है, ममता जी को उखाड़ फेंकने के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इस बार सदन में जो कम्युनिस्ट पार्टी का व्यवहार रहा है, उससे लगता है कि बंगाल में उन्होंने सिर्फ चुनावी समझौता था किया था, ऐसा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना वैचारिक समझौता कर लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने विचारधारा से उखड़ चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, 26 अगस्त 1972 वांचू कमेटी के रिपोर्ट को लेकर के पार्लियामेंट में जो बोला था, मैं चाहूंगा कि आज के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संसद से उन भाषणों को निकाल करके पढ़े। ज्योतिर्मय बासु ने कहा था, सर, the primary recommendation of the 12th of November 1970 by this high-powered and eminent committee was immediate demonetization. Sir, Indira Gandhi survives on black money. Her politics lives on black money. Therefore, the report was not only not implemented, but it was suppressed for a year and a half. उस समय उन्होंने इतने गंभीर आरोप सदन में लगाए थे कि आप वांचू कमेटी का रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते, और आप वांचू कमेटी का रिपोर्ट टेबल पर भी करने को तैयार नहीं थे। 4 सितंबर 1972 ज्योतिर्मय बाबू, उन्होंने कहा, आई हैव सजेस्टेड demonetization and other measures. I do not wish to repeat them. Government must sincerely seek people's cooperation. But the Prime Minister, Srimati Indira Gandhi, and her government, with the class character that it has, is a government of the black money, by the black money, for the black money. ये steps which would lead to the stoppage of use of black money, including demonetization of 100 rupee notes and such other things. यानी 100 रुपये की नोट को भी रद्द करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। अब एक और बात भी, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर मिस्टर बी रेड्डी, उन्होंने इसी साल अक्टूबर में
एक मेमोरियल लेक्चर में अपना भाषण करते हुए एक बात उजागर की। उन्होंने कहा, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1988। बेनामी संपत्ति का कानून 1988 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया था। फॉर सम रीजन और द अदर, no regulations were issued under the act. In other words, it remained unimplemented for more than 25 years. ये जो आज वहां क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। उनके व्यवहार से पता चलता है कि 1988 में बेनामी संपत्ति के लिए आप कानून पास करते हो और इतने साल बीतने के बाद भी उसको नोटिफाई नहीं करते हो। संसद में पारित कर करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के, पब्लिसिटी कमा करके राजनीति करते रहते हो, लेकिन आप इसको लागू नहीं करते हो। अब इस सरकार ने आकर के समयानुकूल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों कर दी। आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और यह सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? ये सारी मुसीबत की जड़ यह है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और इसलिए, और जहां तक वैचारिक इरादों का सवाल है, देखिए क्या हाल है। दो 2004 डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण में कोट कर रहा हूं। इंडिया 2015 will be a nation of capable and empowered men and women, well-fed and gainfully employed, modern and rational and actively engaged with the world. That is my dream for India at the end of the next decade. A decade is not long time. Indeed, I do hope you share my sense of urgency in doing what we have to do. ये उन्होंने 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तब कहा। 24 जुलाई 1991 को क्या कहा था? देखिए फर्क कैसे आ रहा है। दल बड़ा कि देश बड़ा, इस उलझन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। 91 में कहा था, nobody can deny the existence of large scale tax evasion both in terms of income and in terms of wealth. Unless I find substantial improvement in tax compliance in the next few months, government will have no choice but to take strong measures to make the tax evader pay a sufficiently high price for such diligencies. ये धमकी की भाषा उस समय कही गई थी और आज सारे स्वर बदल चुके हैं। क्यों? उनको अपने दल की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, चाणक्य नीति में एक बहुत ही उत्तम बात कही गई है और यूपीए ने 10 साल शासन किया, उसके संदर्भ में इसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात चाणक्य नीति में कही गई है। चाणक्य नीति के 15वें अध्याय का 6वां दोहा है। उसमें कहा गया है, करी अनीति धन जोरेऊ, करी अनीति धन जोरेऊ,
10 वर्ष ठहराए, 11 वे के लागते जड़ों मूलते जाए। करी अनीति जन जोरेऊ 10 वर्ष ठहराए, 11 वे के लागते जड़ों मूलते जाए। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। ये उनके 10 साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था